हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम उसका एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। क्या सर ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है? बहुत कंफ्यूजन है। क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या फ्रिक्शनल फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है? आज इसका मेरे पास सॉल्यूशन है। आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या फोर्स होती है, आपको पता है। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन करा रहा हूं, सर वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, सर मेरे पास कोई एक बॉडी है, इस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, इस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं और बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो जाती है इस डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में या फिर दूसरे डायरेक्शन में या कोई भी डायरेक्शन में, बस डिस्प्लेस हो जाए, तो इसका मतलब आपका वर्क डन हो जाता है। सर ये बात तो हमें क्लियर है। तो याद रखिए, हम फोर्स से वर्क डन करा सकते हैं। अगर वर्क डन हुआ है तो वो किसने किया होगा दोस्तों? वो फोर्स ने ही किया होगा। सर ये बात तो क्लियर हो गई। सर आगे समझाइए, मजा आ रहा है। अब जरा देखो क्या मजा आता है आपको, क्या मजा डाल सकते हैं इसमें हम। यानी वर्क डन, सिंपल बोलेंगे, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन डिस्प्लेसिंग, ऑन डिस्प्लेसिंग, ऑन डिस्प्लेसिंग, on displacing a body, on displacing a body from position A, from position A, from position A to B. यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा, अरे खुदा बाद में मान लेना, इसको देख पहले। एक बॉडी को डिस्प्लेस किया है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। ये कोई भी पोजीशन हो सकती है सर, ए से बी पर हम लेकर जा रहे हैं। तो जो वर्क डन हुआ है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी, does not depend on the path followed by it, यानी work done by the force on displacing a body from position A to position B does not depend on the, does not depend on the, does not depend on the path followed by it, path followed, path followed by it। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपकी फोर्स है ना, वो फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी आपका जो पाथ है उससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी फोर्स आपकी दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। तो ये फोर्सेस होती हैं आपकी कंजर्वेटिव फोर्स। सर इसका एक एग्जांपल देंगे क्या? इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपकी कैसी फोर्स है सर? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है सर, वो हमारी एक कंजर्वेटिव फोर्स है सर। अब हम करते हैं इसका एक एनालिसिस। एनालिसिस क्या करेंगे? इसका हम एक प्रूफ निकालेंगे, प्रूफ को ड्राइव करेंगे। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो सर क्यों है, इसका आप एक एग्जांपल देके समझाइए। अब बात कर लेते हैं कि सर क्या फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। देखो, अगर आपका ये एक सरफेस है जो कि कैसा है, रफ सरफेस है, यहां से मैं बॉडी को लेकर चलता हूं, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लेकर चलता हूं, तो आपको पता है ये हर पॉइंट पर इसका फ्रिक्शन लगने वाला है। अरे ऐसे इसको घसीट कर लेके जाओ, ऐसे घसीट कर लेके जाओ, इसका मतलब इसका फ्रिक्शन से लेना देना है ना, फ्रिक्शन से लेना देना है। यानी पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक आप जब पहुंच रहे हो तो उसका सरफेस से लेना देना है। ए से बी तक जब बढ़ी गई है तो आपका क्या होगा? फोर्स लगा रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है वो उसका पाथ से लेना देना है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है? डज नॉट डिपेंड करती है कंजर्वेटिव तो, लेकिन ये तो क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन पाथ, डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड बाय इट। क्या ये बात समझ में आई? तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये भी एक एग्जांपल मान सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में क्या कहना है? तो ये पाथ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब सर ये कंजर्वेटिव नहीं है। तो इसका मतलब सर ये फिर क्या है? तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फिर क्या हो जाएगी? ये आपकी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगी। दिस इज नॉन conservative, this is non conservative force sir, this is non conservative।
सर इतनी कहानी समझ में आ गई, अब आप इसका एक बार प्रूफ दिखा दो, प्रूफ करके दिखा दो कि ये आपकी कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कंजर्वेटिव है। अब देखते हैं, एक ब्लॉक ले लीजिए दोस्तों, एक ब्लॉक ले लीजिए, ये लो सर हमने एक ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक है सर, यहां से लीजिए, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है सर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस ब्लॉक को इस ए पोजीशन से कहां लेकर जा रहा हूं, ऊपर लेकर जा रहा हूं, तो इसको ऊपर लेकर चलते हैं। तो ये ब्लॉक कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। तो ए से कहां पहुंचा दोस्तों, बी पर पहुंचा है सर, बहुत अच्छा, एच हाइट पर लेकर गया हूं। अब इस ब्लॉक को क्या करते हैं दोस्तों, इस ब्लॉक को मैं घुमाकर लेकर जाऊंगा, सीधा नहीं लेकर जाऊंगा। तो कैसे लेकर जा रहा हूं, इस ए ब्लॉक को मैं ऐसे लेकर गया, ऐसे लेकर गया, ऐसे लेकर गया, और कहां ले गया दोस्तों, यहां ले गया, ठीक है। अब ये ब्लॉक कहां पर है, अभी भी कितनी हाइट पे है, ये एच हाइट पे ही है। ये कितनी हाइट पे है, ये पूरी एच हाइट पे ही है। लेकिन अब इसका जो जाने का तरीका है वो अलग है, इसका जाने का तरीका बदल गया, यानी ए से बी पर गया है, यहां से सी ले गया, डी ले गया, देन इसको मैं यहां पर लेकर गया हूं। आया समझ, हाइट दोनों की सेम है। अब जरा देखो, अब इसमें अगर मैं देखता हूं तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन। अगर हम निकालते हैं इस ए केस में, ए केस मान लेते हैं, फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट केस के अंदर आप वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा आपका, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है यहां पर, mg है सर, और ये हो जाएगा आपका h। तो वर्क डन पहले केस में आपका आ गया ये, ठीक है, ये पहले केस के अंदर। अब जरा दूसरे केस के अंदर देखेंगे, तो यहां से यहां तक लेकर गया हूं, यहां से यहां तक लेकर गया हूं, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, mgh ही होगा सर, mgh होगा। अरे वर्क डन का फॉर्मूला सर fs cos थीटा होता है, तो fs cos थीटा होगा, तो इस दूरी को भी कुछ मान सकता हूं मैं, इस दूरी को मान लेता हूं कि ये आपकी अगर x दूरी है, ये अगर आपकी y दूरी है, ये आपकी z दूरी मान लेते हैं सर, बहुत अच्छा। तो जरा देखो, वर्क डन निकालेंगे, कहां से कहां तक का वर्क डन निकालते हैं, पहले आपका ए से बी तक का, चलिए ए से बी तक का निकालेंगे। उसके बाद सर वर्क डन कैसे निकालूंगा, उसके बाद सर निकालूंगा बी से सी का निकालूंगा सर, उसके बाद वर्क डन किसका निकालूंगा सर, बी से सी के बाद सर सी से डी का निकालूंगा सर, उसके बाद वर्क डन किसका निकालूंगा सर, इसको भी नाम दे देते हैं, एफ नाम दे देते हैं। तो उसके बाद जो वर्क डन निकलेगा सर वो किसका निकलेगा, एफ डी का निकलेगा सर। चलिए ये बात तो क्लियर है सर, अब आगे देखेंगे। वर्क डन ए से बी तक कितना होगा, फोर्स एफ एस कॉस थीटा होता है सर, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ तो हो गया सर एम जी, और ये हो गया सर एक्स, और थीटा यहाँ, थीटा कितना है यहाँ पर, अरे थीटा 0 डिग्री है, थीटा कैसा है 0 डिग्री है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। चलिए आगे, वर्क डन, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और सर कॉस 90 आपका 0 होता है। चलिए ये भी लिख देते हैं कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू सर 0 होती है। चलिए सर ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात तो सर हमें क्लियर हो गई। अब जरा देखो, ये हो गया, और वर्क डन बी से सी निकालेंगे तो एफ एस कॉस थीटा लगाऊंगा, एफ mg हो जाएगा, s आपका z हो जाएगा, लेकिन cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 रखूंगा तो ये हो जाएगा आपका mg z, और cos 90 की वैल्यू 0 होगी, ये खत्म हो गया। उसके बाद बात करते हैं cd, तो ये हो जाएगा तुम्हारा mgy, और ये हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री। उसके बाद देखते हैं तो सर ये हो जाएगा mg, और ये हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए फिर से कितना है आपका z है, तो ये हो जाएगा आपका z है, और ये हो जाएगा सर cos 90 डिग्री, यानी सर cos 90 वाले सारे 0 हो जाएंगे, cos 90 वाले सारे सर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे सर। ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी सर, ये वैल्यू हो गई आपकी 0। अरे सर बताइए ना सर क्या होगा, अरे बोलो ना दोस्तों, ये क्या होगा, ये सर 0 होगा, ये क्या होगा, और ये भी आपका 0 होगा, ये 0 हो गया और ये भी 0 होगा।
आई बात समझ में? तो ये 0 है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे तो ये हो गया mgx सर प्लस mgy। सर क्या मैं mg कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता है। mg कॉमन x प्लस y क्या है, जरा गौर से देखेगा क्या? x प्लस वाई सर h के बराबर ही है, हमको कंफ्यूज कर रहा है ये, तो ये हो जाएगा h। तो वर्क डन दोस्तों अभी भी क्या आया है बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर कौन सा वर्क डन स्टोर हुआ है? mgh ही हुआ है। अरे बोलो वर्क डन कितना आया ए से बी तक लेके जाने में? mgh ही आया है। और सर ऊपर भी तो mgh ही आया था। आप अगर घुमाकर लेकर जाओगे तो क्या फिजिक्स को चेंज कर दोगे? क्या फिजिक्स को चकमा दे दोगे? अरे फिजिक्स तो मैं चकमा देकर पटक देगी। फिजिक्स चेंज नहीं होती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं। आया समझ? तो इसका मतलब जब मैं इसको घुमाकर लेकर जा रहा हूं तो कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब स्टार डालकर लिखेंगे ये कैसी है? पाथ इंडिपेंडेंट है सर, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट है। यारा तेरी यारी को, चलिए पाथ इंडिपेंडेंट है सर ये, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऐसी फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। यही मैंने तुझे बोला था, तो यही डेफिनेशन बोली पहले हमने। इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया था हमें, तो हमने एक एग्जांपल लिया जिससे हमें क्लियर हो गया कि सर कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होती है और पाथ से कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, अब हमें सर क्लियर हो गया। तो अब इससे आगे वाले वीडियो के अंदर हम नॉन कंजर्वेटिव देखेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंडेंट करती हैं, पाथ पर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स उसका बेस्ट एग्जांपल है, तो उसके ऊपर चर्चा अगली वीडियो में होगी अब। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर होगी, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर है तो फिर कैसे है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी, तो इसको भी लेंगे और अगली चर्चा भी करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय।